नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में, जिसमें मैं आज बजट के ऊपर चर्चा करूंगा। बजट 2022 मीडियम मैन के लिए क्या लेके आया है, फैक्ट्रीज़ के लिए क्या लेके आया है, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए क्या लेके आया है, और भी बहुत कुछ। मैं बेसिकली वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में बेसिकली सरकार की क्या क्या पॉलिसीज़ है उनके बारे में, उनके रिलेशन में रहेगा, और पार्ट बी में बेसिकली किसको क्या फ़ायदा हुआ, लाइक टैक्स स्लैब में क्या फ़ायदा हुआ, वो सब चीज़ें डिटेल में हम ब्रीफ में जानेंगे। ठीक है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। मैं बताऊँगा कि बजट का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, और बेसिक इसका जो मॉडल जो मुझे लगा वो क्या है। बजट का जो बेसिक मॉडल है वो है लाइक आज़ादी का महोत्सव एट द रेट 75 ईयर्स। ठीक है। तो हम अभी अमृत काल में घुस रहे हैं, हम अमृत काल की एज में आ चुके हैं। ये जो सरकार का जो विज़न है वो है अमृत काल एट द रेट 100 ईयर्स। आज से 25 साल के बाद में हमारा जो भारत है उसकी क्या दशा होगी, उसकी क्या दशा और दिशा होगी, वो सब चीज़ें इस बजट में, ये बजट में भी इस चीज़ को एक्सटेंड करेगा। ठीक है। तो हम अभी इस बजट में आगे बढ़ते हैं। बजट में क्या है, हाँ तो दोस्तों, हम फिर अमृत काल की एज में आ चुके हैं। अभी अमृत काल की एज में क्या होगा, ये बात वाकई में सोचने वाली है। तो इसमें हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स की। सरकार ने 14 सेक्टर्स में, बेसिकली 14 सेक्टर्स में सेक्टर्स सेलेक्ट किए हैं, जिनके अंदर हम अपने ग्रोथ रेट को देख रहे हैं। तो ये 14 सेक्टर कोई भी हो सकते हैं। इन 14 सेक्टर्स में मैं बताऊंगा जैसे कि डिजिटलाइजेशन हो गया एक सेक्टर, और उसके बाद में जो दूसरा सेक्टर है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गया, बैंक सेक्टर हो गया। ठीक है। और उसके बाद में ट्रेन्स हो गया, ट्रेन्स बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, इन सब सेक्टर्स के अंदर काफ़ी ग्रोथ रेट होने वाली है। और ट्रांसपोर्टेशन में अलग अलग हो सकते हैं, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो एंड बसेस, मास ट्रांसपोर्टेशन, इस टाइप की चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। अभी ये जो पार्ट है वो करेगा क्या, वो 60 लाख नए जॉब अपॉर्चुनिटी प्लस में 30 लाख करोड़ अपने जीडीपी में इजाफा हो सकता है इसका। ठीक है। तो वो अगले 5 साल तक का एम है इस सरकार का। उसके बारे में हम बात करें सरकार की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी की। इसके तहत जैसे कि अभी हाल फिलहाल में सरकार ने एक एयर इंडिया, जो पहले गवर्नमेंट कंपनी थी, उसको रतन टाटा को दिया है। तो ये भी एक किस्म से एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ एयर इंडिया है। और इसी पॉलिसी के तहत क्या होगा, एक NINL है जो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड है, वो सरकार का नेक्स्ट फ्यूचर में बेसिकली उसको भी प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान है। और उसके बाद में फिर पब्लिक इश्यू ऑफ LIC पॉलिसीज़ को भी प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान है। तो अभी जो सरकार का जो मेन टारगेट क्या है, विज़न क्या है, सरकार का विज़न है कि जो भारत है वो अच्छे रेट पे ग्रो करे और अगले जो 100 साल के बाद में हम भी उन विकसित देशों की लिस्ट में हों, सो दैट हम भी अपने जो भारत को एक बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकें। इसके तहत एक PM गति शक्ति, जो कि इस बजट में जो सबसे मेन टारगेट था वो था PM गति शक्ति। PM गति शक्ति के तहत बेसिकली ये बोला है कि ये जो PM गति शक्ति के जो प्रोजेक्ट है उसको 7 नए इंजन्स हैं वो इसको रन करेंगे। तो देखते हैं कि 7 इंजन्स कौन कौन से हैं। तो 7 इंजन्स हैं जैसे कि रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, इनके नाम से आप समझ ही गए होंगे कि सरकार बेसिकली
क्या चाह रही है। पीएम गति शक्ति में बेसिकली आप जो जो हमारा जो इकोनॉमी है उसको एक गति मिलेगा। इसका जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, जैसे कि रोड्स हैं, नए नए रोड्स आएंगे, फिर नए रेलवेज़ बनेंगे, एयरपोर्ट्स नए बनेंगे, पोर्ट्स बनेंगे। अच्छा, एयरपोर्ट में जैसे कि कार्गोज टर्मिनल बनाने का प्लान है। तो आगे इस बजट में हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर में कितना इंक्रीज होने का प्लान है। सो रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 2022-23 में करीब 20,000 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट हुआ है नेशनल हाईवे नेटवर्क के लिए, जो कि इट इज़ एक्सपेंडेड बाय 25,000 किलोमीटर्स इन 2022-23, ठीक है। और उसके बाद में सरकार की एक नई स्कीम है, जैसे कि रेलवेज और पोस्टल जो नेटवर्क है उनको आपस में कनेक्ट अप करने की। तो सरकार का जो इसके लिए जो मेन थीम है वो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ओके। उसके बाद में सरकार ने बताया कि जो वंदे भारत के नाम से अगले 3 साल में 400 न्यू जनरेशन ट्रेन्स होंगी, जिनके अंदर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। साथ ही उसके अंदर जो जर्नी है वो भी कमेंडेबल रहेगी। और साथ ही में इसका जो स्पीड है, ट्रेन का स्पीड, वो भी आम ट्रेन से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में 100 कार्गो टर्मिनल्स का प्लान है, लाइक 100 कार्गो हवाई अड्डे बनाए जाएंगे अगले 3 साल में। उसके बाद में पर्वतमाला की बात करें तो पर्वतमाला में कई जगह ऐसी रहती हैं जहाँ पे कोई बंदा रीच नहीं कर सकता। उसके लिए 60 किलोमीटर का 8 रोपवेज किए जाएंगे। 8 रोपवेज के लिए बजट में एलोकेट किया गया है। और एग्रीकल्चर में ऑलरेडी 2.37 लाख जो करोड़ जो अमाउंट है वो ऑलरेडी पे कर दी जा चुकी है एमएसपी वैल्यूज़ टू देयर अकाउंट्स, ठीक है, टू द किसान अकाउंट बेसिकली, ठीक है। और इसमें बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग के ऊपर भी जोर रहेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि सबसे पहले रिवर गंगा का 5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर सिलेक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर ये सरकार देखेगी कि नेचुरल फार्मिंग में किस हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद में इसके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो आगे नोटिफाई किए जाएंगे। बात करें 2023 में, तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया जाएगा। तो बेसिकली जो मिलेट्स हैं, जो हमारे जो इंडिया का जो आधार है, उसमें उसको कैसे वैल्यू ऐड किया जा सकता है मिलेट्स के अंदर, और मिलेट्स को इंटरनेशनली कैसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का मेन फोकस रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो ऑयल सीड्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो लगभग हमारे में काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं, तो उसका भी इंपोर्ट के ऊपर रोकथाम लगा के और एक्सपोर्ट में बढ़ावा दिया जाएगा। तो बेसिकली जो ऑयल सीड्स हैं उसके लिए अगला अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हम बात करेंगे किसान ड्रोन्स की। तो यहाँ पे किसान ड्रोन्स भी लॉन्च करने के लिए सरकार ने बजट सेशन में अपने अलोकेट किया है। किसान ड्रोन्स बेसिकली करेगा क्या, वो करेगा जैसे कि अपना जो फसल का देख रेख और जो अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं, लैंड की जो बाउंड्रीज़ हैं उनका देख रेख, कि भाई लैंड की बाउंड्रीज़ को डिसाइड करने के लिए किसान ड्रोन्स लेके आया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे रिवर्स की। तो एक लगभग 5 ऐसे प्रोजेक्ट सरकार ने नए लॉन्च किए हैं जिसमें एक रिवर को दूसरी रिवर से कनेक्ट अप कर दिया जाएगा। सो मैं इन 5 प्रोजेक्ट के नाम बता रहा हूँ। तो इन बेसिकली जो उसको बताने से पहले मैं आपसे एक बात करूँगा कि रिवर को आपस में लिंक किस लिए किया जा रहा है। तो बेसिकली इसमें इसकी जो सिंचाई बेनिफिट्स होगा किसको, 9.08 लाख करोड़ हेक्टेयर्स ऑफ फार्मर्स को, ठीक है। जितनी इतनी ज़मीन है उनको फ़ायदा होगा। इससे क्या है कि ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी, और बेसिकली नेचुरल फार्मिंग भी बढ़ेगा। तो सरकार का यहाँ पे एक ही काम में दो निशाने हो रहे हैं। उसके बाद में फिर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी होगा। 62 लाख लोगों को करीब ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई अवेलेबल होगा। और इसमें हाइड्रो पावर्स और सोलर पावर की भी चर्चा की गई है, जो कि 103 मेगावाट का सरकार का एम है और 27 मेगावाट ऑफ सोलर पावर का प्लान है कि इससे ये हमें प्रॉफिट होगा। तो हम बात करते हैं 5 रिवर लिंक की। तो 5 रिवर लिंक कौन से रहेंगे, एक रहेगा दमन गंगा पिंजाल, उसके बाद में पैन तापी नर्मदा, फिर गोदावरी और कृष्णा,
फिर कृष्णा एंड पेन्नार एंड कावेरी। सो ये 5 रिवर इंटरलिंक रहेंगे जो कि हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हम फूड प्रोसेसिंग में। फूड प्रोसेसिंग में बेसिकली उद्यान, ई श्रम, एनसीएस, असीम पोर्टल, ये जितने भी पोर्टल्स हैं ये सब के सब इंटरलिंक कर दिए जाएंगे, जिससे कि इंटरलिंक करने से इनका जो डाटा आपस में है वो शेयर अच्छी तरह से होगा और आम आदमी की पहुंच में रहेगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपको अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं एमएसएमई की यहाँ पे, ठीक है। तो एमएसएमई में क्या होगा, एमएसएमई में एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम करके एक स्कीम है सरकार की, जो कि मार्च 23 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो बेसिकली पेंडेमिक में जिन जिन एमएसएमईज़ को जो नुकसान हुआ था उसके लिए सरकार ने जो अमाउंट है वो 50,000 करोड़ बढ़ा दी है, और जो कि टोटल अमाउंट अभी हो गई है 5 लाख करोड़। तो बेसिकली इतना अमाउंट है जो 130 लाख एमएसएमई को दिया जाएगा, जो कि ताकि जो भी पेंडेमिक में उनको नुकसान हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो वो उसकी भरपाई कर सके। उसके बाद में आ जाता है CGTMSME। तो जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज है उनको भी इस टाइप का 2 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एजुकेशन की। तो एजुकेशन में भी सरकार ने काफ़ी सोचा है। इसके लिए बेसिकली उसने 2 चेंजेस किए हैं, 2 चेंज। पहला चेंज ये है कि एक PM विद्या करके एक पोर्टल है। इस पोर्टल के ऊपर जैसे कि स्टडी का ये चैनल रहते हैं, तो वो पहले 12 टीवी चैनल्स थे, उनको बढ़ा करके 200 टीवी चैनल्स कर दिया गया है। बेसिकली हर एक सब्जेक्ट के लिए एक चैनल। तो इसका जो मेन थीम है वो है 1 क्लास 1 टीवी चैनल, ठीक है। तो ये है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद में इसी के तहत 750 वर्चुअल ई लैब्स रहेंगे और 75 स्किलिंग ई लैब्स रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो सरकार का जो अगला विजन है वो है डिजिटल यूनिवर्सिटी का। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत में एक नई डिजिटल यूनिवर्सिटी किया जा रहा है, जिसके अंदर क्या होगा, जो आप बेसिकली जो यूनिवर्सिटी है वो कर क्या रहा है, वो ये कर रहा है कि जो भी आपकी जो एजुकेशन है वो आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो इसी के साथ मैं दोस्तों ये पार्ट A यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप मुझको कमेंट में। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस वीडियो से अलविदा लेना चाहूँगा। अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं, सो दैट मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। और दोस्तों आज मैं आपसे एक और बात, बहुत ही दुखदाई है हमारे लिए कि लता मंगेशकर जी का भी निधन हो गया है। आज वो 93 साल की हो गई थी और आज ही उनका निधन हो गया। तो बहुत ही दुखदाई है ये भारत के लिए भी। सो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने अगले वीडियो में भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ। सो दोस्तों पार्ट B के लिए मेरा वेट करना, पार्ट B भी बनाऊँगा और काफ़ी इजी लैंग्वेज में बनाऊँगा, सो दैट हर एक आम आदमी को ये लैंग्वेज मेरी समझ में आ सके। और मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।